आज हम लोग जो है लास्ट टर्म पे हम लोग को याद होगा रिवीजन किया था, उसमें काइनेमेटिक्स यानी कुछ मोशन के क्वेश्चन किए थे और कुछ डायमेंशन के क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग न्यूटन्स लॉ की FBD यानी फोर्स के जो फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं और फ्रिक्शन, इन दोनों कंटेंट का मिला जुला के रिवीजन करेंगे। हमने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ वीडियो लेक्चर्स ऐसे होंगे जिनमें छूटे हुए कंटेंट या कहीं कहीं हमें लग रहा है कोई क्वेश्चन रहा जा रहा, उसको उठा के रखते जाएंगे। ठीक, चलो भाई आओ। पहला क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे समझते हुए जाना, बनाएंगे भी आपके साथ सॉल्व भी करेंगे। पहला क्वेश्चन मान लीजिए हमसे कह दिया जाए, हमसे कह रहा है सर एक कोई प्लेटफॉर्म है या टेबल है और इस टेबल के बिल्कुल सेंटर पर एक मास रखा है। आपसे कहा जाए मास कितने किलो का, आपने कहा सर 2 किलो का मास रखा है। 2 पुली अरेंजमेंट किए गए, एक पुली का अरेंजमेंट इधर इस कॉर्नर पर करा गया है और ये एक मास लटक रहा है 2 kg का। समझते जाना, आसान क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। और एक पुली का अरेंजमेंट इस ओर करा गया, दूसरी तरफ करा गया है और इससे भी एक मास लटक रहा है 3 kg का। ये रहा 3 kg का, 3 किलो का मास। अब एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात सोचो, जब तक हम ये ना बताएं कि सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है, आप याद रखेंगे कि ये सरफेस स्मूथ सरफेस है, चिकनी सतह है और चिकनी सरफेस पर रखे हुए किसी मास को अगर जरा सी भी ड्राइव मिल जाए तो चल जाएगा। तो साहब इधर खींच रहा 2 किलो, इधर खींच रहा 3 किलो, आपने कहा सर 3 किलो जीत जाएगा, तो 3 किलो इधर की तरफ जाएगा, 3 किलो नीचे जाएगा, अकेले नहीं जा पाएगा, इसे भी घसीटेगा, ये खींचेगा, रस्सी टाइट होगी, ये भी आगे खींचेगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अच्छा बताओ, क्या जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही ये आगे बढ़ेगा, उतना ही ऊपर बढ़ेगा? सबका एक साथ बढ़ना होगा, सब में एक साथ स्पीड डेवलप होगी, तो सब में एक साथ त्वरण आएगा। सपोज करो इसका नीचे जाना A एक्सेलरेशन के साथ है, तो इसका इधर की तरफ यानी लेफ्ट साइड जाना A एक्सेलरेशन A त्वरण के साथ है, तो इसका ऊपर की तरफ जाना भी A एक्सेलरेशन A त्वरण के साथ है। क्लियर? अब आप चाहें तो फटाफट काम कर सकते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन बना के निकाले। आपने कहा सर कंपटीशन है, हम फटाफट निकालेंगे। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा बताओ, अगर 2 किलो होता तो मामला बैलेंस होता, उधर 2 किलो, इधर 3 किलो, कितना अनबैलेंस है? 1 किलो। तो जो अतिरिक्त 1 किलो है, अतिरिक्त 1 किलो वही ड्राइव देगा, वही घसीटेगा। अच्छा बताओ, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, सब चलेगा। आपने कहा सर सब चलेंगे, तो 1 किलो नेट फोर्स आया। यानी हमसे कहा जा रहा एफ नेट कितना, हमने कहा सर 1 kg तो हो गया इसका मास, और फोर्स नेट का फार्मूला बोलो बेटा क्या लिखते हैं, F बराबर ma, तो मास की जगह 1 और एक्सेलरेशन का नाम पर ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण 10 रख लो, तो नेट फोर्स बोलो कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब बताओ 10, सोच के देखो फिर से, अगर ये 2 किलो है, इधर भी 2 किलो होता, 2 किलो बैलेंस रहता, 1 किलो नेट फोर्स इधर की तरफ आ रहा, तो नेट फोर्स 1 किलो इसे भी चलाएगा, इसे भी चलाएगा, इसे भी चलाएगा, अर्थात चलने वाले का टोटल मास 3 3 2 5 5 2 7 किलो। तो हमने कहा भैया F बराबर ma लगाने चले, F बराबर 10। क्लियर? M मास, आपने कहा सर चलने वाला मास कितना, ये F लगाया ड्राइव के लिए, और अब F लगा रहे हैं कि टोटल सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो टोटल मास कितना है, 2 2 4 3 7। एक्सेलरेशन कितना आएगा नहीं पता, तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया 10/7 इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान सुन, ये साहब एक्सेलरेशन आ गया, यानी इतने एक्सेलरेशन 10/7 का मतलब हो गया तकरीबन आपका कितना, 14 7 98 1.4, तो 1.4 प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा, ये भी 1.4 से बढ़ेगा, ये 1.4 से बढ़ेगा। आपसे पूछ लेते हैं सर टेंशन कितना, तनाव कितना, तो आपको सिखाया था रस्सी एक, टेंशन एक, रस्सी अलग अलग, टेंशन अलग अलग। तो ध्यान से देखो, ये रस्सी और ये रस्सी अलग अलग की एक जैसे, आपने कहा सर बीच में मास आ रहा, रस्सी अलग अलग, तो रस्सी अलग तो टेंशन अलग। तो मान लो इसमें टेंशन कितना आ रहा, T1, तो T1 बॉडी में लग रहा है अलॉन्ग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बॉडी, रस्सी के अनुदिश और वस्तु से दूर। इसमें भी टेंशन कितना काम करेगा, T1, रस्सी एक, टेंशन एक। इसमें टेंशन कितना काम करेगा, आपने कहा सर टेंशन काम करेगा T2, इधर बोलो कितना काम करेगा, टेंशन काम करेगा T2। अब एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम सोचो इसके बारे में, सोचो। ये लो भैया ध्यान से देखो, तो नीचे कौन लगेगा, आपने कहा सर नीचे लगेगा 3G। भैया वो एक्सेलरेशन नहीं भरोसा तो इससे भी निकाल सकते हो इक्वेशन बना के। तो इधर कौन लगेगा नीचे, 3G लगा नीचे की तरफ। इसे रोकने की कोशिश किसने की, टेंशन। कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। तो नीचे फोर्स, ऊपर फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया, mg - t बराबर क्या, नेट फोर्स ही इसे चलाएगा और चलाने के लिए चाहिए m × a का मान निकाल चुके हैं 10/7। ध्यान से देखो, तो T1 को उधर ट्रांसफर करो, 10G की जगह मान रखो, G 3 × 10, 3 धाम 30, हाँ ठीक है भाई, और इसे इधर ले आओ, 3 धाम 30/7 बराबर T1।
तो T1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 7 21, 210 में से 30 चलेगा, 180/7 बराबर T। क्लियर। इसी प्रकार T2 पूछ ले, इक्वेशन हम लोग क्या बनेगा, T2 माइनस 2G बराबर 2A। मान रखना T2 आ जाएगा। फिर चाहो तो T1 T2 से इस A को भी निकाल सकते हो, ये A 10/7 ही आएगा। क्लियर। तो ये वो FBD है, ये वो फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें कई सारे मास हैं जो एक दूसरे को चलाने में मदद कर रहे हैं। इनकी थोड़ी डिटेल देखनी है तो आप चाहो तो शुरुआत के लेक्चर्स में चले जाना जहाँ न्यूटन्स लॉ डिस्कस किया है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है भाई। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ पुराने सवालों के। आपने कहा सर पुली वाले थोड़ा एग्जाम्पल और करा दीजिए, या लिफ्ट के अंदर वाले का आधे केस करा दीजिए, या गाड़ी के अंदर किसी को दौड़ा दीजिए। हमने कहा चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल संख्या 2। हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जरा क्या है। मान लीजिए आपसे कहा जाए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक जो है एक ऐसा ये बॉक्स जैसा लिफ्ट है। लिफ्ट की अपर सरफेस को स्ट्रिंग से धागे से बांध दिया और लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा। आपने कहा सर ऊपर की तरफ खींचा यानी इसकी गति ऊपर की तरफ हो रही। इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रख दी, वजन करने वाली मशीन। अब वजन करने वाली मशीन पर एक पर्सन हमने अपना बैठा दिया, वजन करने वाली मशीन पर एक पर्सन बैठा दिया, और जो पर्सन है ध्यान से देखो, तो पर्सन का मास सपोज करो अगर m है तो नीचे की तरफ कौन काम करेगा, mg काम करेगा। अच्छा बताओ, अगर mg काम करेगा नीचे की तरफ तो mg नीचे की तरफ काम करेगा, बॉडी का वेट नीचे की तरफ काम करेगा। यानी पर्सन ने वेइंग मशीन के प्लेटफॉर्म को नीचे की तरफ प्रेस किया, प्रेस करने में इसने किया एक्शन, इसको मिलेगा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। अब जरा देखो एक बात और बताओ, ये लिफ्ट कहाँ की तरफ जा रही है, आपने कहा सर ऊपर की तरफ जा रही है। मान लो इसका ऊपर की तरफ जाते वक्त एक्सेलरेशन कितना हो जाए, ए हो जाए। हमने पूछा ये पर्सन लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट के अंदर अगर हम खड़े होंगे तो अपना वजन लगाएंगे नीचे, मशीन हमको नॉर्मल रिएक्शन यानी विलंब प्रतिक्रिया बल देगी ऊपर की तरफ। पर्सन को जो महसूस होता है वो नॉर्मल महसूस होती है, लिफ्ट को जो महसूस होगा, वेइंग मशीन को जो महसूस होगी वो आपका वजन महसूस होगा। आप क्या महसूस करते हो, नॉर्मल रिएक्शन। इस बात को हमने डिटेल में कहा है कि पर्सन अपना वेट, अपना वजन नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में फील करता है। तो देखो जरा, अच्छा इसका एपीडी बना के दिखाएं। आपने कहा अच्छा जैसे बना दो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, बॉडी का वेट नीचे है, तो नेट फोर्स ऊपर होगा तभी तो बॉडी ऊपर जा रही, m × a के साथ। बोलो भाई n बराबर बोलो कितना आ जाएगा, mg इधर ट्रांसफर करो, ये बना mg प्लस बन गया ma। तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर m ले लो कॉमन, डब्बे में क्या बचा g + a। याद करो। अब इसी से पर्याप्त चीज़ें बता देंगे आपको। मान लीजिए एक लिफ्ट, हम आपको सारे ऑप्शन लिख के देते रहे, मान लीजिए इस पर चर्चा कर लेते हैं, सारे ऑप्शन चर्चा कर लेते हैं, कितने सवाल बन सकते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जाए लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लिफ्ट के पास कोई एक्सेलरेशन है, कोई तुरंत लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो बॉडी के वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन है तो बॉडी का वजन, बॉडी का वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़कर महसूस होगा। बॉडी का वजन नहीं बढ़ेगा बल्कि W अपीरेंट यानी बॉडी को जो वजन महसूस होगा वो बढ़कर महसूस होगा। कैसे महसूस होगा, महसूस होने वाला वजन नॉर्मल रिएक्शन होता है। अगर नॉर्मल बात करें तो m = n = mg होता है, हमें mg वजन महसूस होना चाहिए। लेकिन जो बॉडी लिफ्ट के अंदर रखी है, जो मूविंग प्लेटफॉर्म के अंदर रखी है, ऐसा प्लेटफॉर्म जो गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा, उसमें नॉर्मल रिएक्शन mg से कुछ ज़्यादा होगा, यानी बॉडी को वेट बढ़ के महसूस होगा। सोच के देखो, अगर एक डायरेक्शन पलट दी जाए तो क्या इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो mg में कुछ कम हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बन सकता है, कह सकता है सवाल आपसे पूछने वाला, ऐसा पूछा जा सकता है कि लिफ्ट अगर अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड जाने लगे, किसी निश्चित एक्सेलरेशन थे, अब बताओ पर्सन को जो अपीयर होगा, जो महसूस होगा, वजन बढ़ेगा घटेगा, आपने कहा सर घट जाएगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि अगर लिफ्ट v = कांस्टेंट, हिंदी भाषा की बात करें तो अगर लिफ्ट स्थिर वेग से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, क्या फर्क पड़ेगा, आपने कहा सर n = W अपीरेंट, जो प्रतिक्रिया बल है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वही आभासी भार है और वो mg के बराबर होगा, कोई घटित बढ़त नहीं होगी, जैसा भार वैसा दिखाई देगा। पूछो क्यों, क्योंकि लिफ्ट अगर निश्चित वेग से ऊपर जा रही, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, या 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यदि निश्चित वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी स्थिर है, तो इसका मतलब वस्तु में त्वरण नहीं है। त्वरण नहीं मतलब a0, और इस फोटो में जैसे ही a0 रखोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, mg, यानी पर्सन को अपना भार वही महसूस होगा जो उसका वास्तविक भार है। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक भार mg होता है तो उसको भार जो महसूस होगा, अपीयर होगा, वो mg होगा। राइट।
अब जरा देखिए, रफ कर देते हैं और देखिए जरा, इतनी बात नोट कर लें आप। इसे रफ कर देते हैं, रफ कर दें। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन और एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हालांकि इन सब बातों को मुझे जहाँ तक याद है हम लोगों ने बहुत बढ़िया से डिस्कस किया था। और देखिए जरा एग्जाम्पल संख्या 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग उठा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग कहाँ से उठा ले भाई? क्या पुली का संबंधी और प्रॉब्लम कर ले, या एक सवाल और अच्छा है? एक सवाल और अच्छा कर लेते हैं। क्या सवाल करें? आपने कहा सर किसी इंक्लाइन प्लेन वाला कर लो, तो हमने कहा ये लीजिए सर इंक्लाइन प्लेन, ये रहा हॉरिजॉन्टल और ये रहा आपका एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर। इसके टॉप पे एक पुली लगा दो और पुली के इस तरफ मान लीजिए कोई ऐसे बंदर लटका दिया जाए, मंकी लटका दिया, और मंकी का जो वजन है m बराबर, मान लीजिए हल्का फुल्का नहीं, भारी मंकी लेना 15 किलो का वजन है। ये बंदर ऐसे नीचे की तरफ है और यहां से एक बहुत हैवी मास है, मान लीजिए तकरीबन 20 किलो, मंकी से भी ज़्यादा, और जो प्लेटफॉर्म है इसका इंक्लाइनेशन बेटा 30 डिग्री है। मतलब समझिएगा, आपसे कहा गया कि एक ट्रायंगुलर वेज है, त्रिभुज के आकार का स्ट्रक्चर है, इसके टॉप में एक पुली लगा दी, अब पुली से एक रस्सी बांधी। अब पता क्या है, एक वजन रखा था, कहाँ रखा था? यहाँ के रखा होगा 20 किलो का। एक बंदर आया, उसने उछल के रस्सी को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ खींचने लगा, पूरी ताकत के साथ खींचने लगा, एफर्ट करने लगा। ऐसा कहते हैं नॉर्मली उसने खाली पकड़ लिया। आपसे कह रहा सवाल कि बताओ मंकी अपनी तरफ खिसका लेगा या वजन अपनी तरफ खिसक जाएगा? आपने कहा सर मैं ऐसे नहीं बताएंगे, हम तो नेट फोर्स देख करके बताएंगे, देखिए कौन फोर्स के मामले में जीत रहा है। अच्छा बताओ, मंकी ने रस्सी को कैसे पकड़ रखा? आपने कहा सर वर्टिकल, तो फोर्स भी कैसे लगाएगा? वर्टिकल। इसका एफर्ट, इसका प्रयास वर्टिकल होगा। जरा चेक करो कितना एफर्ट होगा। इसने कहा सर अपने वजन के बराबर खींच सकता है, वजन कितना होगा? तो हमने कहा नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, इसका वजन बराबर mg, और m बोलो कितना 15, g कितना 10, तो 15 धाम 150, 150 न्यूटन से नीचे खींच रहा है। जैसे मंकी ने खींचा, रस्सी हो गई टाइट, रस्सी हो गई टाइट, रस्सी में टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन एक जैसा क्यों रखा? क्योंकि पीछे पढ़ते हैं रस्सी एक, टेंशन एक, एक रस्सी में एक ही जैसा तनाव होगा, बशर्ते रस्सी इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। सवालों में जिक्र नहीं किया जाएगा, आपको याद रखना है। रस्सी इनएक्सटेंसिबल होगी, रस्सी मासलेस होगी, रस्सी में यूनिफॉर्म टेंशन मेंटेन रहेगा। क्लियर? आज बताओ, तो बंदर ने अपना 150 न्यूटन का प्रयास, अपनी पूरे वजन का प्रयास रस्सी द्वारा इस तक ट्रांसफर कर दिया। ये मास कह रहा भैया हम भी ऐसे हल्के फुल्के नहीं है, हमारा भी mg कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। mg मतलब 20g नीचे की तरफ काम कर रहा है। याद करो 20g के 2 कंपोनेंट करते थे, इधर आता, सोचो ये 30 तो ये एंगल भी 30, तो 20 का इधर आता था 20g का cos थीटा, यानी 20g का cos 30, इधर बोलो कौन आता था? 20g का sin 30। आओ चेक करते हैं, 20 तो 20 है, जी के मान 10 रखा, साइन 30 1/2, ये बना 200, 200 का आधा बोलो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। अच्छा बताओ, mg के जैसे ही कंपोनेंट करे तो mg का काम खत्म हो गया। अब एक टुकड़ा इसे दबा रहा है, जो दबा रहा वो करा रहा एक्शन, बदले में मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो n और mg के यानी 20g के cos 30 ने एक दूसरे को कर लिया बैलेंस। ये दोनों इस ब्लॉक का संपर्क बनाने में मदद कर रहे हैं, जबकि ये 100 न्यूटन का जो फोर्स आ रहा है, ये कैलकुलेशन के बाद 100 न्यूटन का फोर्स वो तनाव के विपरीत काम कर रहा है। मंकी लगा, पूरी जान लगाए, 150 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो ट्रांसफर जो टेंशन हुआ वो भी 150 न्यूटन, 150 न्यूटन, 150 न्यूटन, तो 150 न्यूटन लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये इस जो 20 kg का वजन, इसका प्रयास 100 न्यूटन से नीचे की तरफ। बताओ कौन जीतेगा? आपने कहा सर मंकी 150 वाला हैवी है, 100 से मंकी अपनी तरफ खींच ले जाएगा, और अगर मंकी अपनी तरफ खींच ले जाएगा इसका मतलब सिस्टम इससे लेट होगा, मंकी जाएगा सर से नीचे और ये ब्लॉक जाएगा सर से ऊपर। क्या इसका बीडी बना सकते हैं? आपने कहा सर कोई कठिन बात नहीं, फटाफट बीडी बनाएंगे। आपसे पूछे एबीडी बनाओगे कैसे? हमने कहा कोई कठिन बात नहीं, लिखो एक क्वेश्चन, बताओ जरा। अब हमने ये डिसाइड किया चलेगा कहाँ की तरफ? आपने कहा सर मंकी अपनी तरफ ले जाएगा, बंदर अपनी तरफ ले जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर खिसकेगा। अब किसी एक पर काम कर लिया जाए। आपने कहा सर हम इस पर काम करना पसंद करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई। अच्छा बताओ नेट फोर्स कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ। कितना फोर्स? नीचे कितना लग रहा है? 150। ऊपर कितना लग रहा है? आपने कहा सर टेंशन, रस्सी का तनाव बराबर नेट फोर्स नीचे की तरफ, और हर जगह नेट फोर्स बराबर लिखते हैं हम लोग ma। m बोलो कितना? मंकी का 15 इंटू एक्सेलरेशन कितना सिस्टम का? साफ पता नहीं। ये बनी क्वेश्चन संख्या 1। अच्छा एक बात और बताओ, क्या इस ब्लॉक की भी इक्वेशन बन सकती है? आपके साथ बिल्कुल बन सकती है। टेंशन कहाँ की तरफ? ऊपर।
चला भी कहाँ की तरफ, ऊपर, तो नेट फोर्स ऊपर, तो नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस 100 पीछे लग रहा है, ये देखिए T माइनस 100 बराबर ma, m कितना 20 और एक्सेलरेशन कितना है। आपने कहा सर दोनों में a क्यों ले लिया, छोटा सवाल, जबरदस्ती का सवाल है, हालांकि आपसे आपने पूछा सर a क्यों ले लिया, हमने कहा भैया जैसे ये 1 इंच नीचे खिसकेगा रस्सी, 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच, सब मोशन एक जैसा होगा, एक जैसा सिस्टम बना, कंस्ट्रेंड मोशन है, एक जैसा एक्सेलरेशन होगा। अच्छा बताओ दोनों को ऐड कर दिया जाए, एक क्वेश्चन ये बनी बंदर की, ये बनी ब्लॉक की, दोनों को ऐड करो, टी खत्म, 150 में 100 निकल गए 50 बराबर 15 और 20 कितना हो गया 35 इंटू ए बराबर बोलो बेटा कितना 50 बाई 35, 50 बाई 35, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 दहम 50, 5 सते 35, 10 बाई 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने त्वरण के साथ मंकी नीचे आएगा, इतने ही त्वरण एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक ऊपर जाएगा। बोलो बेटा कोई डाउट, इतनी बातें आप और नोट कर लें, आप चाहें तो टेंशन निकाल सकते हैं बेटा। अगर ए का मान आ गया, अगर ए की इक्वेशन आ गई, ए का वैल्यू आ गया, तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप ए का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके सामने। क्लियर? आप जरा देखिए और देखिए जरा, एक और सवाल देखते हैं हम लोग, एक और सवाल देखा जाए। एक आधा सवाल और कर लेते हैं। अब एक आधा सवाल हम लोग करेंगे फ्रिक्शन बेस, ठीक है भाई, मेरे हिसाब से आप एक आधा सवाल फ्रिक्शन बेस कर लीजिए, या एक और दो काम कर सकते हैं कि हम फ्रिक्शन से पहले कुछ मोमेंटम वाले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए जरा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये कोई रिजिड वॉल है, ये कोई दृढ़ दीवार है, और इस रिजिड वॉल पर एक कोई ब्लॉक है जो कि इस तरह से स्ट्राइक करता है। कैसे स्ट्राइक करता है? आपने कहा सर दीवार से बनने वाली नॉर्मल, या ऐसा कहते हैं दीवार के साथ, ये दीवार है, दीवार को प्रॉपर दीवार दिखा देते हैं, ये वॉल आपकी, ये वॉल, और इस वॉल के साथ इस बॉडी का इंपैक्ट हुआ, इस बॉडी का इंपैक्ट हुआ, टक्कर हुई टूवर्ड्स वॉल की तरफ। कितने एंगल पर? आपने कहा सर 30 डिग्री पर टक्कर हुई, टक्कर के बाद ये वॉल वापस चली गई। हमने पूछा कितने डिग्री पर? आपने कहा सर फिर से दीवार से 30 डिग्री पर। बोलो भाई, अब एक लॉजिकली बात बताओ, क्या ये बॉल, हाँ सुनना एक बात ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है सर ये 5 किलो की बॉल है, ये किसी अच्छी रफ्तार मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से आई, दीवार के साथ 30 डिग्री बनाती हुई टकराई, और दीवार के साथ 30 डिग्री पर टकराते हुए वापस लौट गई। मतलब गेंद आई, टप्पा खाई, टप्पा खाने के बाद वापस लौट गई। क्वेश्चन कह रहा है इफ टी कांटेक्ट, समझिए टी कांटेक्ट मतलब हो गया कि अगर संपर्क का समय, इस गेंद के दीवार के साथ संपर्क का समय बहुत छोटा था, लेकिन 0.02 सेकेंड था, तो आपको बताना है देन F बाई वॉल ऑन बॉल। सवाल समझिए, कह रहा है F मीन्स फोर्स, बल की बात कर रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गेंद आई टकराई, गेंद आई टकराई, टकराने के बाद वापस लौट गई, बताओ दीवार ने इस गेंद पर कितना बल लगाया होगा अगर इसका संपर्क 0.2 सेकंड तक रहा। आपने कहा सर ये सब कैसी बात है, कैसे इनका हल निकाला जाए? हमने कहा लॉजिकली सोचो इस बात को, जब बॉल दीवार की तरफ आई तो उसके पास कुछ मोमेंटम था, कुछ संवेग था, और जब पलट के जा रही तब भी संवेग है। हालांकि फोटो बिल्कुल एक जैसी दिख, लेकिन संवेग बदल गया। संवेग आते वक्त अंदर की तरफ था, जाते वक्त बाहर की तरफ है। संवेग को परिवर्तित करने का काम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन करता है? फोर्स करता है। तो फोटो में फोर्स होगा। आप फोर्स की जनरल बात करें तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ये बन जाएगा फोर्स। बोलो भाई, और जरा बढ़िए, और जरा बढ़िया आगे। आपने कहा सर हमारे पास दो चीज़ें हैं, अगर हम फाइनल मोमेंटम निकाल लें, इनिशियल निकाल लें। अच्छा बताओ मोमेंटम आते वक्त कितना रहा होगा? आपने कहा सर आते वक्त रहा होगा mb, ये रहा mb। जाते वक्त भी भैया कितना होगा? आपने कहा सर mb, समझते जाना mb। अच्छा आते वक्त मोमेंटम के करो टुकड़े, हमने कहा फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे तुरंत उसके कर लो कंपोनेंट, तो ये रहा mb का इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। ये आते वक्त की फोटो है, ये इनिशियल फोटो है। mb की बात करें तो m कितना 5 किलो, v कितना 10, तो 5 दाम हो गया 50, ये 50 था। अच्छा बताओ ये लाइन एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो 50 का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 50 का cos 30
इधर बोलो 50 का साइन 30। ये आते वक्त की फोटो है और ये फोटो जाते वक्त की है। अच्छा MV उतना ही रहेगा, M 5 रहेगा, V 10 रहेगा। हम मान के चल रहे हैं यहाँ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, प्रत्यास्थ टक्कर हो रही। जिस झटके के साथ एंट्री करेगा, जिस झटके के साथ टकराएगा, उसी झटके के साथ वापस जाएगा। तो ये भी 50 हो गया, लेकिन ये फाइनल है, ये 50। तो 50 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा। आपसे पूछा कितना, आपने कहा सर 50 का cos 30। इधर बोलो 50 का sin 30। अब मुझे कुछ आंसर ओनली देना। हमने कहा सर आते वक्त जो 50 था, चेक करना, आते वक्त जो 50 था इसके हमने कर लिए टुकड़े, इसका काम खत्म। इसका एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। जाते वक्त जो 50 है इसके हमने कर लिए 2 टुकड़े, इसका भी काम खत्म। एक जाते एक आते, ये अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, एक इधर की तरफ। अब जरा चेक करो, ऊपर लिखा है फोर्स निकलेगा, यानी बल निकलेगा। हमसे बल पूछा गया, फोर्स जो दीवार ने लगाया, हमसे पूछा गया बल कितना। हमने कहा भैया बल यानी फोर्स मिलता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, संवेग परिवर्तन बटे समय। अच्छा बताओ, आते वक्त जो संवेग था उसमें ये भी शामिल था, ये भी शामिल था। जाते वक्त जो मोमेंटम संवेग है उसमें ये शामिल है, ये शामिल है। अब तुमसे पूछे कौन मोमेंट के 4 टुकड़े हैं, आते वक्त 2 टुकड़े, जाते वक्त 2 टुकड़े, कौन सा टुकड़ा बदल गया? क्योंकि हमको ऊपर परिवर्तन बटे समय चाहिए, परिवर्तित टुकड़ा चाहिए। आपने कहा सर ये वाला टुकड़ा बदला ही नहीं, आते वक्त भी टुकड़ा नीचे था, जाते वक्त भी टुकड़ा उतना ही है और नीचे की तरफ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये मोमेंटम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मोमेंटम चेंज के लिए उत्तरदायी नहीं है। आपने कहा सर यही टुकड़ा पलट गया है तो ये भी ऐसा ही, लेकिन इसकी दिशा तो बदल गई। तो ये दिशा कितनी थी? 50 sin 30। अच्छा बताओ 50 और sin 30 होता है बेटा हाफ, तो 50 का आधा 25। ये भी सेम 50 इंटू हाफ कितना हो जाएगा 25। लेकिन फर्क क्या है, ये 25 अंदर की तरफ है, ये 25 बाहर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ वाले को हम +25 ले रहे हैं तो बाहर की तरफ वाले को -25, चूंकि मोमेंटम संवेग सदिश राशि है, इधर प्लस इधर माइनस। अब बताओ यही परिवर्तित हो गया, पलट गया है। ये वाला तो सेम है, आते वक्त जितना जाते वक्त उतना इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, हमें चाहिए परिवर्तित वाला। तो फोर्स बराबर कौन सा टुकड़ा कितना बदल गया? आपने कहा सर 25 जो था आते वक्त प्लस का वो माइनस का 25 बन गया, तो फाइनल बन गया है माइनस का 25। ये देखिए इनिशियली कितना था, फाइनल माइनस इनिशियली कितना था प्लस का 25। ये देखिए अपॉन टाइम बोलो कितना टाइम दिया 0.02 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। तो फोर्स बराबर बोलो बेटा कितना बन जाएगा, F बराबर -25 प्लस माइनस -25 -25 -50 अपॉन कितना 0.02। डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ाइए, हमने डेसिमल को हटाया यहाँ पहुँचाया, 2 स्थान खिसकाया, 100 बढ़ा दिया, 2 से काटो बोलो कितना 25 मल्टीप्लाई बाई 100 2500। तो फोर्स बराबर माइनस का 2500 न्यूटन। अब जरा अकल लगाओ, आप जरा अकल लगाइए। हमसे कह रहे थे सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं सवाल में। आपने इस डायरेक्शन को कैसा माना था? आपने कहा सर हमने इसे प्लस माना था, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी माइनस। फोर्स कैसा आया माइनस, यानी फोर्स कहाँ की तरफ लगा, इधर की तरफ। बताओ गेंद में फोर्स इधर ही तो लगा हुआ, यानी गेंद ऐसे आई और टप्पा खा कर पलट गई, यानी दीवार ने गेंद पर पीछे की तरफ मोमेंटम चेंज किया, यानी पीछे की तरफ फोर्स लगाया, लेफ्ट साइड फोर्स लगाया। क्लियर? अब सवाल हम लोग करने जा रहे हैं फ्रिक्शन का। ठीक, तो आई थिंक पहले इतनी बातें आप अच्छे से नोट कर लें, नोट करिए। चलो भाई अब एक आधा सवाल फ्रिक्शन यानी घर्षण का भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा घर्षण की छोटी छोटी बातें आपको बता दें कि किसी भी बॉडी का जब किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट होता है, किसी भी सतह के साथ संपर्क होगा, तो मान लो जैसे ये कोई बॉडी है, अब इसका इस सरफेस के साथ कांटेक्ट है। अगर ये बॉडी खाली रखी रहेगी तो इसमें mg नीचे लगेगा भार, नॉर्मल रिएक्शन अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर लगेगा, मामला बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर इसमें मोशन की टेंडेंसी आ गई, अगर ये चलना चाहेगा, तो मोशन की टेंडेंसी को हर वक्त फ्रिक्शन अपोज करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। आपसे पूछा कितना लगता है, आपने कहा सर Fs। मान लो इसका मास m है, तो नीचे की तरफ कौन काम करेगा mg, ऊपर की तरफ कौन काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस होगा mg से। तो क्या यहाँ पर लिखा जा सकता है n ऊपर की तरफ बराबर mg नीचे की तरफ, ये पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता हुआ। अच्छा बताओ फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है, पीछे की तरफ। हमने कहा सर फ्रिक्शन कितना, हमने कहा सर फ्रिक्शन Fs बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई n होता है। ये कौन सा फ्रिक्शन होता है, साधारण फ्रिक्शन नहीं है, ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, अधिकतम संभव लगने वाला घर्षण बल। आइए आइए आइए, सो Fs मैक्स इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई n की जगह बोलो कितना mg। क्लियर? आप जरा देखिए Fs बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई mg, जितना अधिकतम घर्षण बल हो सकता है वो इस मान के बराबर होगा। अब इसी बेस्ड हम एक सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए, छोटा सवाल, एक ब्लॉक है और जो ब्लॉक है वो किसी सरफेस पर रखा है, जिस सरफेस पर है वहाँ थोड़ी सी रफनेस है, थोड़ा सा खुरदरापन है, इसका कॉफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.2 दिया गया है। 4 किलो का ब्लॉक है, 4 kg ब्लॉक है, और इस पर एक पर्सन
एफर्ट कर रहा है, बाहर की तरफ प्रयास लगा रहा है। आपसे कहा जा रहा है अगर ये पर्सन 10 न्यूटन का एफर्ट करे तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? अगर चल जाएगा तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? रिवीजन के तौर पर सरल सवाल सुनना बेटा। अच्छा बताओ 4 kg नीचे, 4 kg नीचे, 4 kg का नीचे क्या लगेगा? आपने कहा सर 4g, 4g का मतलब 4 तो 4 रहेगा, g की वैल्यू 10 रख ली। जितना mg नीचे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो n बराबर ऊपर n ऊपर और 40 नीचे, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। अगर n मिल गया तो अगर n में म्यू का, यही तो n है, n में म्यू का मल्टीप्लाई कर दो fs मिल जाएगा। तो फ्रिक्शन लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें गति की प्रवृत्ति आगे है, मोशन टेंडेंसी आगे है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कितना लगेगा? म्यू मल्टीप्लाई बाई n। ध्यान से देखो, म्यू कितना? 0.2, n कितना? mg के बराबर, mg कितना? 40, डेसिमल खत्म, 0 खत्म, 40 दूनी 80, 8 न्यूटन। आगे लगाया 10 न्यूटन, फ्रिक्शन पूरी ताकत पूरी जान लगा दे तब भी 8 न्यूटन। कौन जीतेगा? आपने कहा सर 10 न्यूटन जीत जाएगा। किससे जीत जाएगा? 8 न्यूटन जीत जाएगा। कितने से जीत जाएगा? 2 से जीत जाएगा। इसका मतलब बॉडी पर जो एफ नेट आएगा वो आएगा 10 आगे माइनस 8 पीछे, 2 न्यूटन। अच्छा एफ नेट बराबर क्या लिखा करते हैं हम लोग एम ए? तो ए बराबर कितना आ जाएगा? एफ अपॉन एम, यानी 2/m। 2/m मतलब बॉडी का मास कितना? 4 किलो। ध्यान से देखो, 2 से काटो कितना बन जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ध्यान सुनना, अगर एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी प्रति सेकंड। नीचे देखो प्रति सेकंड, रफ्तार में जो परिवर्तन होगा वो होगा 0.5 मीटर पर सेकंड का, यानी हर सेकंड रफ्तार 0.5 बढ़ेगी। अगर बताओ 1 सेकंड के बाद 0.5, 2 सेकंड के बाद 1, 3 सेकंड के बाद 1.5, 4 सेकंड के बाद 2, इस तरह बढ़ती जाएगी। क्लियर? अब जरा आगे बात करें। ये हो गया फ्रिक्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल। और आगे बात करते हैं। याद करो हम लोगों ने शायद कॉन्टेक्ट वाले क्वेश्चन भी करें, नहीं करते एग्जाम्पल देख लो ताकि रिवीजन हो जाए तुम्हारा। ठीक है बच्चों? अब देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई ब्लॉक है, कितना भैया? आपने कहा सर 1 kg, उसके नीचे भी कोई एक ब्लॉक है, ये कितना भैया? 4 किलो। ये एक सरफेस है, इन दोनों के बीच एक फ्रिक्शन अवेलेबल है, एक घर्षण उपलब्ध है। कितना घर्षण उपलब्ध है उसका म्यू दिया गया, म्यू बराबर 0.4। अच्छा खासा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा खासा घर्षण गुणांक। आपसे कहा गया सर इस वाली बॉडी, नीचे वाली बॉडी पर एक फोर्स लगा, कितने न्यूटन? 10 न्यूटन। आपसे कह रहा क्या ये लोग साथ साथ चल पाएंगे? अगर चल पाएंगे तो बताओ, ना चल पाए तो बताओ। हमने कहा कोई कठिन बात नहीं। अच्छा इस सरफेस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, नीचे वाली सरफेस, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई जिक्र नहीं है, मतलब ये एक स्मूथ सरफेस है। सीधी बात करें तो ये एक चिकनी सतह है, अर्थात यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं, 0 है। तो जैसे 10 न्यूटन लगाओगे, 10 न्यूटन लगाते खिसकेगा, ये खिसकेगा तो ऊपर वाला खिसकेगा। अब ये हो सकता है तुम्हारा जो झटका है, तुम्हारा जो फोर्स है, झटका नहीं बोलेंगे इसको, झटका मतलब इम्पल्स हो जाएगा, गलत लैंग्वेज हो जाएगी। जो तुमने फोर्स लगाया, प्रयास किया 10 न्यूटन का आगे की तरफ, उसका वो जो प्रयास है वो 4 को नहीं चलना चाहता, 4 और 1 दोनों को चलना चाहता है। क्योंकि 4 को चलाओगे तो 1 किसी के भरोसे रखा, ये भी चलेगा। क्लियर? अब जरा देखो, तो आपने झटका कितना लगा? आपने कहा सर अगर दोनों साथ साथ चलें, सबसे पहली बात आप ये सोचो, अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो इसका मतलब 1 किलो प्लस 4 किलो चलने वाले हो गए 5 किलो, कुल फोर्स लगा 10। तो 10 बराबर ma। हमने कहा क्या लगाने जा रहे हैं? आपने कहा सर F बराबर ma लगाने जा रहे हैं। F बराबर 10, टोटल चलने वाला मास अगर एक साथ चले, हम लिख दे रहे हैं, अगर ये लोग एक साथ चले, एक साथ को मैं भी कह सकते हैं कि इफ़ दे मूव कंबाइंड, अगर एक कंबाइंड मोशन करें, F के नाम पर 10, M का नाम पर 4, 1, 5 और एक्सेलरेशन का था पता नहीं, 2 से काटो, A बराबर 10/5, यह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो 10 न्यूटन का प्रयास करने पर दोनों 2 से एक्सेलरेट होंगे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने इससे पूछा, पहले तो इससे पूछा, हमने कहा तुम 2 से चल पाओगे? कह रहा सर हम पे तो फोर्स लग ही रहा, जितने मन उतने चला लो। इससे पूछा तुम चल पाओगे? कह रहा सर हम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम तो फ्रिक्शन के भरोसे बैठे हैं। अगर फ्रिक्शन चाहेगा, घर्षण चाहेगा तो हम चिपके रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। हमने कहा फ्रिक्शन भैया कितना लग सकते हो? फ्रिक्शन ने कहा सर 1 मिनट। गति की प्रवृत्ति कहाँ? आगे की तरफ। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। ऐसा समझ सकते हैं। गति की प्रवृत्ति ब्लॉक में भी कहाँ की तरफ है? आगे की तरफ। ब्लॉक में कहाँ की तरफ? आगे की तरफ। ब्लॉक को फ्रिक्शन ही होगा जो आगे ले जा रहा,
घर्षण की पकड़ ही इसको आगे घसीट रही होगी। ऐसा कह सकते हो ब्लॉक में स्लिप करने की टेंडेंसी पीछे की तरफ, फ्रिक्शन लगा आगे की तरफ। ब्लॉक में स्लिपिंग टेंडेंसी, फ्रिक्शन ब्लॉक में आगे, तो फ्रिक्शन इसने, फ्रिक्शन भी एक्चुअली रियल फोर्स है, वास्तविक बल है। अगर इस पर फ्रिक्शन आगे तो इन दोनों के बीच यहाँ फ्रिक्शन पीछे। हम एक काम करें, आगे पीछे से क्या मतलब, हमें तो भरोसा है कि अगर दोनों साथ चलेंगे दो से चल सकते हैं। इस पर तो फोर्स डायरेक्ट लग रहा, लेकिन ये फ्रिक्शन के भरोसे चलेगा। तो हम चेक कर ले फ्रिक्शन इतना है भी साथ चलने लायक। तो फ्रिक्शन को चेक करने का तरीका Fs बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू का मान ध्यान से देखो तो 0.4 लिया था हम लोगों ने सवाल में, लिख दे रहा है फिर से 0.4, यही हमारा म्यू दिया था। इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी mg के बराबर, नीचे लगेगा 1g, ऊपर लगेगा नॉर्मल, यानी n बराबर 1g। 1 इंटू जी की जगह 10 रखो, ध्यान से देखो 4 इंटू 10 कितना बन जाएगा, 4 न्यूटन। पता है 1 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक के बीच में जो कांटेक्ट वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो अपनी औकात भर अगर अधिकतम बल लगा दे तब भी 4 न्यूटन लगा सकता है। और अगर 4 न्यूटन इस पर बल लग सकता है तो 4 न्यूटन के भरोसे चलेगा। 1 किलो से हमने पूछा, हमने कहा अगर 4 न्यूटन का बल लग जाए तो कितने चल सकते हैं? उसने कहा सर 1 मिनट चेक कर लेते हैं। उसने कहा सर हमारे पास अगर F लगता है तो हम MA लगाएंगे। F इस पर कितना अधिकतम लग सकता है? 4, M इसका 1 इसका कितना आ जाएगा? A बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका कहना है सर जो फ्रिक्शन है वो हमको 4 से चला सकता है, और हमको अभी चलना कितने से? इस फोटो में आपने कहा सर अगर साथ चलना है तो 2 से चलना है, तो 4 से चलने के लिए रेडी है। अगर हम और तेज भाग सकते हैं, हमको तो आप हल्के दौड़ा रहे हो, और तेज चला लो, कोई डाउट? अब इस सवाल को हमने सीख लिया, समझ लिया, इसका शॉर्टकट डेवलप करते हैं। हम सबसे पहले फ्रिक्शन देखेंगे, फ्रिक्शन मतलब कितना है? तो फ्रिक्शन का मतलब म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। फ्रिक्शन इस फोटो में कितना है? आपने कहा सर 4, म्यू की जगह 0.4 और एन की जगह mg, यानी 4 आ गया। अच्छा 4 न्यूटन का फ्रिक्शन उपलब्ध है। हमेशा पूछ लिया करो कि वस्तु को चलने के लिए कितना बल चाहिए। हर वस्तु को चलने के लिए कई बार बोला ma चाहिए, m कितना? 1। और अगर सब लोग साथ साथ चलते हैं, 4 1 5 किलो 10 न्यूटन के प्रयास से चलेंगे, 2 का एक्सेलरेशन आएगा, तो इसे 2 का एक्सेलरेशन चाहिए। तो 2 का एक्सेलरेशन, 2 से ये भी चलेगा, 2 से 2 का एक्सीलरेशन और मास 1 किलो, तो 2 1 के 2 ma 2 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। और फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 4 न्यूटन। साथ साथ चलेगा, बिल्कुल साथ साथ चलेगा। क्लियर? एक सवाल और करते हैं, थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं, थोड़ा और। शायद इस एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ क्योंकि हमने हर स्टेप पे अलग अलग चीज़ इलेबोरेट करी। एक सवाल और चेक करना फटाफट, आखिरी सवाल ध्यान लगा दो। स्मूथ सरफेस, इसके ऊपर एक ब्लॉक कितने का ले लो भैया? 3 किलो। इसके ऊपर एक और ब्लॉक, ये ब्लॉक कितने का? 2 किलो। यहाँ जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? मान लीजिए म्यू बराबर 0.2। इस पर आगे की तरफ लगाओ फोर्स, चलो भाई कितना लगा दें? आपने कहा सर लगा दीजिए 10 न्यूटन, लगा दीजिए 10 न्यूटन। सोच के देखो, पूछा जाए क्या ये साथ साथ चलेंगे? हमने कहा हाँ साथ साथ चलेंगे, हर बार कहो हाँ साथ साथ चलेंगे। पहला स्टेप साथ चलाओ, दूसरा स्टेप ए निकालो। साथ साथ चलेंगे तो F कितना लग रहा है? 10, चलने वाले 3 2 5, एक आता पता नहीं, काटा पीटी करा, ए बराबर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा स्टेप, पहले साथ साथ चलाओ और साथ साथ चलाने के साथ लगा दो F बराबर ma। जिस ए से ये चलेगा उसी ए से ये चलेगा, चूंकि आप साथ साथ चला रहे हो। ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना चाहता है और ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलना चाहता है। अब जो ब्लॉक फ्रिक्शन भरोसे बैठा है उससे पूछो उसे कितना F बराबर ma चाहिए। और तीसरी पॉइंट में हम लोग चेक करेंगे क्या फ्रिक्शन इतना है। मतलब हमने कहा दोनों साथ साथ चलेंगे, 10 न्यूटन का बल अगर 3 2 5 किलो को चलाएगा, किसी स्मूथ सरफेस पर खिसकाएगा, तो F बराबर ma के हिसाब से F 10 है, m 3 2 5 हो गया, a का मान 2 आ गया। 2 से ये भी आगे बढ़ना चाहता है, ये भी आगे बढ़ना चाहता है। हर बॉडी को चलने के लिए चाहिए ma, इसको लिए चाहिए 2 m की जगह 2, a की जगह 2, तो 2 दूनी 4। इसे चाहिए आगे की तरफ F बराबर 4 न्यूटन। और उपलब्ध कितना है ये बातें हमेशा फ्रिक्शन बताएगा। फ्रिक्शन भी ब्लॉक में, हाँ सुनना, इस ब्लॉक को जैसे झटके के साथ चलाओगे तो स्लिप करना चाहेगा पीछे, तो फ्रिक्शन आगे खींचेगा। तो फ्रिक्शन अवेलेबल कितना होगा? आपने कहा सर फ्रिक्शन बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, म्यू की जगह 0.2 मल्टीप्लाई बाई एन की जगह नीचे लगेगा 2g, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। एन बराबर 2g मतलब 20, तो 20 इंटू 2 0.2, ये बन जाएगा 4 न्यूटन। उपलब्ध फ्रिक्शन कितना है? 4 न्यूटन। और चलने के लिए चाहिए कितना? 4 न्यूटन। बिल्कुल बढ़िया बैलेंस बात है, बिल्कुल चल जाएगा।
साथ साथ चलेगा। तो पहला काम साथ साथ चलाओ, ए निकालो, ए बराबर में लगा के। दूसरा काम वही ए इसको दे दो, वही इसको दे दो। तीसरा काम ऐसे बोलते जा रहे हैं। फिर इसके बाद इसको चेक कर लो कितना चाहिए। आपने कहा सर एफ बराबर एम ए चाहिए, और जो चाहिए वो कौन उपलब्ध कराएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन नहीं, घर्षण से पूछ लो एफ बराबर म्यू एस कितना है। अगर फ्रिक्शन इतना है कि डिमांड पूरी कर सके एम ए वाली तो चलाएगा, और नहीं पूरी कर सके नहीं चलाएगा। मान लो हम घर्षण घटा दें, मान लो घर्षण हम 0.1 कर दें। जैसे म्यू 0.1 करोगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन। अब घर्षण उपलब्ध कितना है? 2 न्यूटन। सवाल पर बदल दिया, घर्षण उपलब्ध है 2 न्यूटन, और चलने के लिए एम ए कितना चाहिए? एम 2 है, ए 2 है, 2 दूनी 4 न्यूटन चाहिए। 4 उपलब्ध है 2, मामला बन नहीं पाएगा, ऊपर वाला स्लिप कर जाएगा। क्लियर? तो बेटा आज अभी फ्रिक्शन तक रिवीजन यही रोकते हैं। अगले रिवीजन हम लोग वर्क पावर एनर्जी कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे सर्कुलर मोशन की तरफ, और फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लीजिए।